क्लास 12 कहानी को आगे बढ़ाती हूँ मैं। और आपको मैंने कल कहा था, इसके पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक और प्रश्न यहाँ पे दूंगी, जिस प्रश्न को आप अच्छे से इस वीडियो में समझ लीजिएगा। प्रश्न था, किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। ठीक है, किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव में सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो अगर किसी भी प्रदेश को, किसी भी राज्य को अगर आप बिल्कुल अलग रहने के लिए छोड़ दें तो वो सुरक्षित नहीं हो सकता है। लोलुप युग यहाँ पे जहाँ पे कोई भी राज्य का मतलब लोप हो जाता है, गायब कर दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। तो कुछ ऐसे बड़े लोगों की नज़र, ऊंचे सत्ताधारी की नज़र ऐसे संपदा में पड़ जाती है जो इलाके की खासियत होती है, तो उसके बाद उस इलाके को वो उजाड़ने का काम करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करते हैं। दिल्ली के सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की आँखों में सिंगरौली की अपार खनिज संपदा छिपी नहीं रही। तो सिंगरौली की जो खनिज संपदा थी वो दिल्ली के सत्ताधारी और उद्योगपति, जो बड़े बड़े फैक्ट्री और इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, उनकी नज़र इस खनिज संपदा पर पड़ गई। विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई थी। इससे पहले एक बार और विस्थापन हुआ था जब रिहंद बांध यहाँ पे बनाया गया था, जिसके कारण हज़ारों गांव उजाड़ दिए गए थे। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। तो इस नई योजनाओं में क्या हुआ था, एक सेंट्रल कोलफील्ड का निर्माण हुआ और दूसरा नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। तो जब इस इलाके में संपदा बहुत अधिक होती है तो इस संपदा पे किसकी नज़र पड़ जाती है, ऊंचे सत्ताधारी की या उद्योगपति की नज़र पड़ जाती है। फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से हज़ारों गाँव जो भी हैं उसे उजाड़ देते हैं। तो ये उसके लिए एक अभिशाप बन जाती है। ये अगर अधिक संपदा है किसी गांव में, किसी इलाके में, तो उस पर नज़र पड़ जाती है सत्ताधारी की या उद्योगपति की और फिर उसको उजाड़ दिया जाता है और हज़ारों गांव वहां से उजाड़ दिए जाते हैं। फिर वहां पे नई योजनाएं आ जाती है, जैसे सेंट्रल कोल फील्ड बना, फिर सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन बना, रिहंद बांध बना। ये सब बनाने के क्रम में क्या होते हैं, जितने भी गाँव होते हैं वो सभी उजाड़ दिए जाते हैं। तो आपको समझ में आया, किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। इसके पास संपदा है इसीलिए इस गांव को उजाड़ दिया जाए, तो ये एक श्राप ही बन गया। ठीक है, चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली जो अब तक अपने सौंदर्य के कारण बैकुंठ और अपने अकेलेपन के कारण काला पानी माना जाता था, अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। तो अभी तक इस स्थान को बैकुंठ कहा जाता था, ये इतना सुंदर स्थान था और यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, तो इसे काला पानी कहा गया। परंतु इस संपदा पे जब लोगों की नज़र पड़ गई तो यहाँ पे बहुत से गाँव उजाड़ दिए गए, यातायात के साधन लाए गए और आज ये हमारे मानचित्र पर एक राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। परंतु इस राष्ट्रीय गौरव में लोगों ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा, इन सभी गांवों को उजाड़ दिया। इन लोगों को घर तक नसीब नहीं हुआ। फिर कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों की एक पूरी श्रृंखला ने पूरे प्रदेश को अपने में घेर लिया। तो कोयले के खदान बनाए गए यहाँ पे और ताप विद्युत ग्रह भी बनाए गए, जहाँ से आपको बिजली की व्यवस्था की जाती है, बिजली लाइन दिया जाता है, इसके लिए थर्मल पावर स्टेशन बनाया जाता है। तो इसकी पूरी श्रृंखला जो है इस प्रदेश में फैल गई। जहाँ बाहर का आदमी फटकता न था, वहाँ केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की कतार लग गई। तो जहाँ जिस जगह में कभी कोई बाहर का आदमी नहीं आता था, आज वहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से सरकारी कर्मचारी, अफसर, इंजीनियर और विशेषज्ञ जो हैं वो आकर के काम करने लगे। जिस तरह ज़मीन पर पड़े शिकार को देखकर आकाश में गिद्धों और चीलों का झुंड मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली की घाटी और जंगलों पर ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कारिंदों का आक्रमण शुरू हो गया, क्योंकि इसके पास खनिज संपदा थी अपार। इसको अपनाने के लिए, इससे अपना फ़ायदा करने के लिए, अपना इंडस्ट्री फैक्ट्री बैठाने के लिए ठेकेदारों की, वन अधिकारियों की और जितने भी सरकारी कारिंदे होते हैं, इसकी आक्रमण हो गई। यानी कि यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हो गए जो अपने फ़ायदे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है विकास का यह पहलू नहीं, विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया था,
आज हम उसका छोटा सा जायज़ा लेने दिल्ली में स्थित लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विकास का उजला पहलू अपने साथ कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया, इस वाक्य को सिद्ध कीजिए। इसका अर्थ क्या है बताइए। तो इसका अर्थ आपको इसी वीडियो में मिलेगा, ठीक से समझिएगा। तो ये उजला पहलू, विकास का उजला पहलू मतलब इतने सारे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाए जाते हैं, ये विकास का उजला पहलू है, परंतु इसके पीछे एक व्यापक पैमाने पे विनाश का अंधेरा है। मतलब हज़ारों गांव, हज़ारों ज़िंदगियों को उजाड़ देने का अंधेरा है। उनकी ज़िंदगियों में अंधेरा व्याप्त कर दिया जाता है, अंधेरा फैला दिया जाता है। इसी का जायज़ा लेने के लिए जो लेखक हैं वो लोकायन संस्था की ओर से, एक संस्था है लोकायन संस्था, जैसे NGO वगैरह होते हैं ना, वैसी लोकायन संस्था, उसकी ओर से ये सिंगरौली गए थे ये सब कुछ देखने के लिए। तो सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिकीकरण का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया है उसे रोका जा सकता है। तो जब तक वो वहाँ नहीं गए थे तब तक उन्हें पता नहीं था कि इस औद्योगिकीकरण के कारण क्या होता है। तो जब वो वहाँ गए तो उनको पता चला कि इस औद्योगिकीकरण का जो चक्का है वो बहुत व्यापक रूप से चलाया जा रहा है और उसे रोका भी जा सकता है। ऐसा मैंने पहले सोचा नहीं था। रोकने की बात उसने वहाँ जाकर सोची, उससे पहले उन्होंने नहीं सोचा था। शायद 45 वर्ष पहले हम कोई दूसरा विकल्प चुन सकते थे, तो शायद बहुत साल पहले यानी कि 45 वर्ष पहले वो कोई दूसरा ऑप्शन चुन सकते थे कि जिसमें मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की ज़रूरतों द्वारा निर्धारित होती। तो मानव का सुख जो है वो बहुत अधिक है। भौतिक लिप्सा यानी कि जो हमें चाहिए बाहर का सुख, जैसे कि बिजली चाहिए, पानी चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये भौतिक लिप्सा है। यानी कि बाहरी चीज़ों का जो हमारे मन में बहुत लालच है, वो लालच हमारे जीवन में नहीं होता और सिर्फ अपने जीवन को जीने का एक निर्देश होता तो शायद इस तरह से गांव उजाड़े नहीं जाते। पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थीं। तो पश्चिम तो इस बात पे यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ इस विकल्प के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता कि ये गांव जो उजाड़े जाते हैं, इन गाँव को उजाड़ने से पहले इनके लिए कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि ये गाँव ना उजड़े और औद्योगिकीकरण भी हो सके। तो ऐसा कोई विकल्प वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो नहीं सोचा। और आज भारत भी जो है उसमें भी यही संभावनाएं हो गई हैं कि ये वैसा कोई विकल्प यानी कि भारत जो है वैसा विकल्प नहीं देख रहा, क्योंकि अपनी समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। तो ये संभावनाएं आज खुली हैं, बंद नहीं हुई हैं। एक विकल्प है कि अगर गांव उजाड़े जाते हैं तो नया गांव तैयार कर दिया जाए। तो ये संभावना भारत में है। अगर औद्योगिकीकरण का चक्का रोका जाए और ऐसी जगह में किया जाए जहाँ पे उसकी प्राकृतिक संपदा जो है उसे नुकसान ना पहुँचाया जाए, तो ऐसे करके भी औद्योगिकीकरण हो सकता है। परंतु ये संभावनाएं जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन ये इंडिया में है। परंतु अब इंडिया भी उस ओर ध्यान नहीं देता है। ये समस्त कोशिशों के बावजूद जो अंग्रेज़ी सरकार है इसने हमारे देश में आके राज किया और इसने हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी नहीं बनाया, क्योंकि वो इस मकसद में असफल रहा। 100 वर्षों तक उसने हमारे देश में ब्रिटिश सरकार ने शासन किया, परंतु हमारे देश को अपने जैसा देश नहीं बना पाया और हमारी संस्कृति को तोड़ नहीं पाया। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूज़ियम और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे घर द्वार, माताजी पिताजी, जो हमारे जितने भी पारिवारिक लोग हैं वो आज भी गाँव में हैं। ऐसा नहीं है कि वो सभी म्यूज़ियम में या संग्रहालयों में पहुंच गए हैं, मतलब कि ये हमारा घर हुआ करता था, वहाँ का कोई अवशेष लगा दिया म्यूज़ियम में, ऐसा नहीं है। आज भी हमारे घर हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहे तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। तो भारत में आज भी ऐसे रिश्ते जीवित हैं। हर व्यक्ति का अपना एक घर होता है, गांव होता है। ये रिश्ते, ये सांस्कृतिक विरासत आज भी उस गांव में जिंदा है, या कहिए तो पूरा परिवेश आज भी हमारा जिंदा है, जिसमें हम
अपनी धरती को, अपने जंगलों को, अपनी नदियों को बहुत प्रेम करते हैं और साथ ही साथ हम उन्हें पूजते हैं। तो औद्योगिकरण का चक्का चल तो पड़ा है, परंतु वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो कोई विकल्प नहीं है। पर भारत में कोई ना कोई संभावनाएं हैं कि इस तरह से इलाके को उजाड़ा ना जाए। ये लेखक अपने तरफ से बता रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां आज भी उसकी सांस्कृतिक विरासत जिंदा है। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न यानी कि पश्चिम देश ने हमारे देश में अपनी संस्कृति की कॉलोनी बना दी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज भी गांव अगर आप जाएं तो आपके रिश्ते नाते, धरती, खेत, जंगल, नदी आज भी वहाँ मौजूद है। आज भी लोग उसे पूछते हैं और आपके घर वाले मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी गांव में मौजूद हैं। एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते हैं। तो हमारा संबंध इन सब के साथ है, धरती के साथ, जंगल के साथ, नदियों के साथ, खेत के साथ, सब के साथ आज भी हमारा संबंध है। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। तो हमारा अतीत जो है, इतिहास जो है, आज भी है वो। ये नहीं कि वो अदृश्य लिपि में यानी कि सिर्फ लिखावट में मौजूद है, ऐसा नहीं है। आज भी लोगों के गांव हैं, घर हैं और वहाँ पे रिश्ते जिंदा हैं। या यूँ कहिए आज भी लोगों का धरती से प्रेम है, जंगल से, खेतों से प्रेम है। कई स्थानों को उजाड़ा गया है, परंतु कई स्थानों में आज भी गाँव है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। तो यह मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी कि यूरोप में और भारत में जो मुख्य अंतर है वो क्या है। अभी तक जो आज मैंने आपको 2-3 प्रश्न समझा दिए हैं उसको आप अच्छे से एक बार रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको दोबारा में ये समझ में आ जाए। धन्यवाद।